इनकी नीयत साफ नहीं है। इनकी नीयत केवल सरकार बनाना है। जो होता है वो होने दो, यह पौरुषहीन कथन है। जो हम चाहेंगे वो होगा, इन शब्दों में ही जीवन है। सीएम रेखा गुप्ता स्वीकार कर रही हैं कि हम मशीन के द्वारा कब्जा करके सरकार बनाते हैं। नरेंद्र मोदी जी, नौजवानों से सतर्क रहिए। जन जेड से एक पप्पू ने पूरे नरेंद्र मोदी को वोट चोर साबित कर दिया। पूरे एक पप्पू ने नरेंद्र मोदी को गप्पू बना दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया और उसमें तमाम अहम घोषणाएं की, जिस तरीके से बातें कही, उसमें कहा गया कि नवरात्रि का पहला दिन जो होने वाला है उसमें आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए पहला कदम है। और जीएसटी के दरों में जिस तरीके से बदलाव किया गया उससे बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और आर्थिक सुधार होने वाला है। बहुत बड़ा सुधार, आर्थिक सुधार बता रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम हमारे साथ बात करने के लिए हैं ब्रिज नारायण शर्मा जी। सर, कैसे देखते हैं बहुत बड़ा सुधार, आर्थिक सुधार की ओर भारत, और वन नेशन वन टैक्स और एमएसएमई सेक्टर को बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। इस तरीके की तमाम बातें प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कही है। इस बात को राहुल जी कहते थे और राहुल जी ने कहा था कि जीएसटी बहुत महंगी है। जीएसटी जो है लगाया जा रहा है, 28% तक जीएसटी देश के लोगों पर लगाया गया। तो राहुल गांधी ने इस बात को पहले ही कह दिया था कि जीएसटी कम करो। जीएसटी कम करने से आम नागरिकों को उसका लाभ मिलेगा। और यहाँ तक कि सरकार कफन पर भी जीएसटी लगा दिया था, बिस्कुट पर लगाया था, कलम पर लगाया था, विद्यार्थियों के पढ़ने वाले सामानों पर लगाया था। समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं रहा होगा, जब कफन पर ये जीएसटी लगाए थे तो कोई ऐसा वर्ग नहीं रहा जिस पर जीएसटी न लगाए। तो जीएसटी ये जो कम किए हैं इसका सारा श्रेय मैं राहुल गांधी को देना चाहता हूँ, जिनके कहने के आधार पर, बार बार कहने के आधार पर ये सरकार जीएसटी कम न कर रही थी। लेकिन जो वोट चोरी का आरोप इनके ऊपर लगा है, वोट चोरी से प्रभावित होकर के यह सरकार जीएसटी जनता का ध्यान आकर्षित कराने के लिए की है। तो ठीक है, जीएसटी कम होना चाहिए जिससे आम जनता का लाभ हो। राष्ट्र के संबोधन में इस तरीके की बात, प्रधानमंत्री जिस तरीके से राष्ट्र के नाम संबोधन किए हैं, क्या वाकई बहुत बड़ा जो है ये चेंज होने वाला है? आप बताइए, कोई भी सरकारी काम या जो अर्थ से संबंधित है, जिसका संबंध धन से है, वो जब सरकार बजट पेश करती है उस समय लाती है। क्या कारण है कि सरकार कितनी परेशान है कि वित्त का बजट पेश होने के पहले ही इसमें कमी कर दिया। तो कहीं न कहीं कोई खास बात दिखाई दे रही है। बिना बजट के पहले जीएसटी को कम करना सरकार की कहीं न कहीं कमी उजागर करती है और निश्चित रूप से सरकार कहीं न कहीं कमजोर पड़ी है। दुनिया मौज करेगी, जीएसटी बचत उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जिस तरह के प्रधानमंत्री कह रहे हैं नवरात्रि के दिन पहला दिन जो है आत्मनिर्भर बनने की ओर भारत जा रहा है। आने दीजिए, आत्मनिर्भर तो है। क्या इनके रहने पर ही देश आत्मनिर्भर है? आत्मनिर्भर तो इंदिरा गांधी के ज़माने से हो गया था। आत्मनिर्भर तो राजीव जी के ज़माने से हो गया था। आत्मनिर्भरता इन लोगों का नारा है। ये नारे के आधार पर देश चलाना चाहते हैं। आप बताइए, जब पंडित नेहरू ने क्या से क्या कर दिया, हमारे यहाँ सुई का निर्माण नहीं होता था। इन्होंने भाभा अनुसंधान खोला, नहरें बिछाई, एरोप्लेन बनवाया, हवाई अड्डे बनवाए, भाभा इंस्टीट्यूट बनवाया। आत्मनिर्भर तो भारत है ही है। इनके रहने से भारत आत्मनिर्भर नहीं है। पहले टैक्स के जंजाल में थी, अब तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री 2014 के पहले तो टैक्स जंजाल में थी, अब उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया। जीएसटी तो इन्होंने ही लगाया, जीएसटी तो इन्होंने ही लगाया। उसके पहले टैक्स कहाँ था? इतना टैक्स था भैया। टैक्स इन्होंने कमर तोड़ महंगाई कहा जाता है ना, कि कमर तोड़ महंगाई पैदा करने का काम इस सरकार ने, मोदी सरकार ने किया था। तो मोदी सरकार की जिम्मेदारी है कि आम जनता को राहत दे। तो राहत तो अब तक दिया नहीं। और बजट पेश होने के पहले जीएसटी कम करने का क्या औचित्य है?
जनता को, किसान को इसका लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है, इसका लाभ व्यापारियों को ही मिलेगा, आम जनता को तो देखिए क्या प्रधानमंत्री होता है। स्वदेशी की बात कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी है अभी स्वदेशी की बात करने की? ऐसे इस दौर इस मतलब समय जो है ऐसे स्वदेशी की बात कर रहे हैं कि जीएसटी से स्वदेशी को जोड़ रहे हैं। आपको बताऊं, हम्म, कल हम्म, हिंदुस्तान का गृह मंत्री बिहार में चुनाव प्रचार ही माना जाएगा, क्योंकि चुनावी वर्ष है, 2 महीने 2.5 महीने बाद वहाँ चुनाव होना है। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछा, वहाँ कोई किसी दूसरे दल का आदमी नहीं था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछा हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह ने कि बिहार में राहुल बाबा आए थे, किस लिए आए थे, वो किस तरह का प्रदर्शन कर रहे थे, किस तरह की यात्रा निकाल रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बताया वोट चोरी के मामले में वो लोगों को जानकारी दे रहे थे। गृह मंत्री चुप हो गए। तो आम जनता ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, आम जनता सब कुछ जानती है। जनता लेकिन लोगों से कह रहे हैं कि वही सामान खरीदे जिसमें देश का पसीना हो, मतलब कि स्वदेशी आत्मनिर्भर बन जाए। आपकी बात प्रभाकर जी 100% सही है, लेकिन चाइना के बैंक को परमिशन किसने दिया? उस बैंक में हिंदुस्तान के लोगों का पैसा जमा नहीं हो गया क्या? आप कहते हैं कि स्वदेशी का बात करो और चीन से आप व्यापारिक समझौता करते हो, तो चीन से व्यापारिक समझौता करते हो, चीन के सामान का बहिष्कार करोगे? कोई अंधभक्त करेगा? चीन की लड़ी का कोई विरोध करेगा? अपने घर दिवाली में नहीं लगाएगा? यह कहने के लिए और करने के लिए धरातल में इनके पास जैसे हाथी का दांत होता है, खाने के लिए कुछ और, दिखाने के लिए कुछ और। तो नरेंद्र मोदी की सरकार जनता के लिए कहती कुछ और है, करती कुछ और है। ट्रम्प का टैरिफ है, सोने का भाव, ये सब चीजों पे बात नहीं हो रही है। बात अब जो है जीएसटी तक आ गई, जीएसटी कम हो गई। अब आप आ गए ना असलियत पर। आप चूंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो और जो सोशल मीडिया है वो जनता की बात करता है। आपने कह दिया कि अमेरिका का राष्ट्रपति ने 50% टैरिफ लगा दिया, और इतना नहीं, जो यहाँ का आदमी वीजा लेता है अब उसको वीजा का दाम 80 लाख रुपया देना पड़ेगा, जो 16,000 में होता था, 4 लाख में होता था। 4 लाख का देने वाला आदमी अब अपने वीजे का 80 लाख रुपया देगा। क्या हमारा नौजवान अमेरिका में जाएगा, रोजगार कर पाएगा? कोई कंपनी एक व्यक्ति को ले जाएगा और 80 लाख रुपया दे करके वहाँ अमेरिका ले जाएगा? तो एक राहुल गांधी का इसी चीज को लेकर के कहना कि मोदी जी जो है सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है, ये कितना शोभा देता है? 75 साल के हैं। निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से डंके की चोट पर कहता हूँ कि हमारा प्रधानमंत्री कायर है, बुज़दिल है, डरपोक है। और आपको उसका उदाहरण भी आपको देता हूँ कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जिस तरह से कल जेएनयू में परसों चुनाव हुआ है, वहाँ छात्र संघ के चुनाव में लड़के नारा लगाते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ नारा लगाते थे अब की बार मेरा कैंडिडेट, अब की बार मेरा कैंडिडेट। उसी तरह से हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का अपमान किया और जाकर के अमेरिका में नारा लगाया अब की बार ट्रंप सरकार। कितनी शर्मिंदगी की बात है। हमें शर्मिंदा होना चाहिए कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, जब इंदिरा गांधी ललकारती थी तो अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन का कान खड़ा हो जाता था। अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने इंदिरा गांधी से कहा कि आप पाकिस्तान के साथ युद्ध मत करिए। इंदिरा गांधी ने कहा ये हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री है, जब पैर आगे चल चुका है तो पैर पीछे नहीं होगा, और आपको जो करना हो कर लीजिए, मैं पाकिस्तान से लड़ाई लड़ूंगी। और उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की मदद करके पाकिस्तान से लड़ाई लड़ा, और इंदिरा गांधी ने इतिहास को भी बदला और भूगोल की भी बदल दिया। भूगोल का मतलब आज विश्व के मानचित्र में आपको पूरी पाकिस्तान दिखाई नहीं देगा, आज वहाँ बांग्लादेश दिखाई देगा। और इतिहास बदलने का कि लाखों सैनिकों के साथ समर्पण करना पड़ा। लेकिन इसी बात पर राहुल गांधी के कमजोर प्रधानमंत्री वाली बात पे ही तमाम डिप्टी सीएम जो हैं बिहार के, वो तो कह रहे हैं पप्पू खुद ही हैं राहुल गांधी। आप बताइए, जिस पप्पू को, जिस राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए आपने हजारों करोड़ रुपया खर्च करके और नेशनल
मीडिया को खरीद करके, उनको विज्ञापन दे करके, उनको अपना दलाल बना करके राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। एक पप्पू ने पूरे नरेंद्र मोदी को ओट चोर साबित कर दिया। पूरे एक पप्पू ने नरेंद्र मोदी को गप्पू बना दिया। एक पप्पू ने पूरे देश में राहुल गांधी को, कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा चौराहा नहीं होगा, कोई ऐसी चाय और पान की दुकान नहीं होगा, कोई छोटा बच्चा नहीं होगा जो नरेंद्र मोदी को वोट चोर के रूप में नहीं जानता है। वो कहता है कि गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी वोट चोर है, तो फिर वोट चोर गद्दी छोड़। ऐसी क्या जरूरत पड़ी फिर कि राहुल गांधी को कहना पड़ा कि जनजी के लोग संविधान बचाएंगे? इसलिए कि आपका कोई भी सीमा सुरक्षित नहीं है, चाहे पाकिस्तान की सीमा हो, चाहे नेपाल की सीमा हो, चाहे बांग्लादेश की सीमा हो, चाहे म्यांमार की सीमा हो, चाहे श्रीलंका की सीमा हो, कोई भी सीमा आपकी सुरक्षित नहीं है और आपकी विदेश नीति पूरी तरह से असफल है। यहाँ सारा का सारे देशों में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। तो राहुल गांधी ने चिताया कि नेपाल में जो परिवर्तन हुआ है वो 18 साल से लेकर के 28 साल के नौजवानों ने जो सत्ता परिवर्तन किया है, हिंदुस्तान में भी आज नौजवान बेरोजगार है, आज नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है, आज देश में भ्रष्टाचार है, फिरका प्रस्ती है, सामाजिक समरसता ठीक नहीं है, सरकार खुद सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने का काम कर रही है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी नौजवानों से सतर्क रहिए, जन जेड से जो सत्ता परिवर्तन के लिए आतुर है। नहीं, छात्र संघ का तो सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, वो छात्र जो डीयू के हैं वहां पर तो एबीवीपी आ गई है। अब आपको बताऊं, वहां भी वोट चोरी हुई है और आखिर में हमारा उपाध्यक्ष तब मानते कि हमारा उपाध्यक्ष जो राष्ट्रीय छात्र संगठन का कैंडिडेट उपाध्यक्ष है, वह जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट है उससे भी ज्यादा वोट पा करके जीता है। तो नौजवानों का जो संबंध है, नौजवानों का दृष्टिकोण में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के साथ है। हाँ, हमारा अध्यक्ष हारी है, हमारा टिकट बंटवारे के कारण हमारा वहाँ कैंडिडेट हारा है। हम सीधे सीधे हमारे संगठन के लोगों ने जो हमारे विरोध में हमारे ही छात्र संगठन की महिला चुनाव लड़ी, उसको मनाने का काम नहीं किया, इसलिए हमारा कैंडिडेट वहाँ आ रही है। जबकि छात्र संगठन का जो उपाध्यक्ष है वह सबसे ज़्यादा मतों से जीता है। इसलिए छात्रों का झुकान, छात्रों का रुझान राहुल गांधी के साथ है। दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता, वो एक इंटरव्यू में कह रही हैं 70 साल तक आप ईवीएम से जीतते रहे तब नहीं, और आप जब हम जीत गए तो आप जो है ईवीएम हैक हो गई है। अब आप बताइए, जब सीएम रेखा गुप्ता स्वीकार कर रही हैं कि हम मशीन के द्वारा कब्जा करके सरकार बनाते हैं, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, सामाजिक रूप से स्वीकार किया, तो जो राहुल गांधी मांग कर रहे हैं कि ये वोट चोर हैं, उस वोट चोर को कर रहे हैं कि वोट चोरी के माध्यम से मैं चुनाव जीतती हूँ, तो कांग्रेस को क्यों? उन्होंने सवाल उठाया, स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा है कि वो अगर जीते तो जनता का आदेश, हम जीत गए तो ईवीएम है। मशीन हैक होती है, अगर हैक नहीं होती, अब तो मशीन की बात छोड़ दीजिए, वोट की चोरी होती है। सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और चुनाव आयुक्त दोनों मिलकर के ये वोट की चोरी करते हैं। दोनों मौसेरी बहनें, दोनों मौसेरी बहनें। राहुल गांधी जो है स्टेट के खिलाफ बोलते हैं, कहते हैं कि स्टेट से हम लड़ेंगे, बीजेपी आरएसएस से लड़ेंगे। इस पर जो है उनके खिलाफ जो है कोर्ट में उन्होंने राज्य से लड़ने की बात नहीं की, स्टेटहुड से। राज्य और स्टेट फर्क है। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ूंगा, आरएसएस के खिलाफ लड़ूंगा, जिन्होंने देश की आज़ादी में देशद्रोह का केस अब जो है वहां पर डाला गया। जो होता है वो होने दो, यह पौरुषहीन कथन है, जो हम चाहेंगे वो होगा, इन शब्दों में ही जीवन है। राहुल गांधी बहादुर है, निर्भीक है, निडर है। इस सत्ता से लड़ने का दम अगर किसी में है तो राहुल गांधी में। अंतिम सवाल है कि 75 साल के प्रधानमंत्री हो गए, जन्मदिन ही मनाया, अभी जो है उनके लिए जो है सेवा पखवाड़ा भी चल रहा है। एक तरीके से नवरात्र के पहले दिन से पहले ही उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा कर दी है, तो
से देश के लिए तो प्रधानमंत्री जी अपना पूरा जीवन ही एक तरीके से दे रहे हैं। अरे महाराज, जो अपने पत्नी को अपना जीवन नहीं दे पाया, इस देश को अपना जीवन क्या दे पाया? इस देश की सेना को अपना जीवन नहीं दे पाया। इस देश की सेना, पुलवामा में 40 लोग शहीद होते हैं, 300 RDX कैसे आया, इस चीज़ का पता नरेंद्र मोदी की खुफिया एजेंसी नहीं लगा पाई। पहलगाम में 26 लोगों की कैसे शहादत होती है, वहाँ के आतंकवादियों को नरेंद्र मोदी पता नहीं लगा पाए। और नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर लोगों से वोट मांगने की अपील करते हैं। आप बताइए कि सेना के खिलाफ इन्होंने कौन सा काम नहीं किया? क्या आतंकवादियों का पता लगाया? नहीं लगाया। इनकी नैतिकता, इनके करने में खोट है, इनकी नीयत में खोट है, इनकी नीयत साफ नहीं है। अब नीयत साफ हो गई है जब जीएसटी में बदलाव देख रहे हैं। पुलवामा में जो 40 जवान शहीद हो गए, उन आतंकवादियों को पता तो लगाएं, तब मानूंगा कहाँ नीयत इनकी साफ है। जो शहीद हमारे 26 लोग हो गए, जो जिन आतंकवादियों ने हमारे 26 लोगों को सही शहादत कर दी, उनका तो पता लगाएं, उनका नहीं पता लगा पाएंगे तो नीयत कैसे हम साफ मानेंगे? इनकी नीयत साफ नहीं है। इनकी नीयत केवल सरकार बनाना है, चाहे वोट चोरी के माध्यम से किसी तरह से सरकार में आए, देश की जनता चूल्हे बाहर में जाए, इनसे कोई मतलब नहीं है। महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं है, बेरोजगारी पर कोई नियंत्रण नहीं है, नौजवानों को कोई रोजगार नहीं है, नौजवानों को कोई नौकरी नहीं है, महंगाई सुरसा की तरह मुँह बाए खड़ी है। इसलिए यह सरकार का, जनता का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो हास्यास्पद है। जी, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आखिर क्या प्रधानमंत्री मोदी के देश के नाम जो संबोधन हुआ है, ये सच में भारत आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेगा या फिर ये एक तरीके से हवाई बातें हैं? आपका क्या कहना ख्याल है, ज़रूर कमेंट करते बताइएगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।